नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियादी की सेहत के हवाले से नाज़रीन शदीद तरीन कंसर्न पैदा हो गए हैं। इमरान खान के बारे में इससे पहले मुख्तलिफ साफ़ी ये बता चुके हैं कि इमरान खान साहब के हाथ कांपते हैं। फिर ये भी आया कि इमरान खान साहब की 85% आंख की बिनाई चली गई है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है नाज़रीन, वो नॉर्मल नहीं है। ब्लड प्रेशर इमरान खान साहब का स्टेबल नहीं हो रहा, बल्कि असदुल्ला खान साहब को इस हवाले से आप सुनें। देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की हेल्थ का मामला है तो मैंने कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से ये बताया था कि उन्हें ब्लड प्रेशर का सीरियस मसला है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत अनस्टेबल चल रहा है और मुसलसल। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब को जेल का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ा है। अभी जेल सुपरिटेंडेंट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि उनको दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर्स मुआयना करने जाते हैं। अब वो डॉक्टर्स 3 दफ़ा, सवाल पैदा हुआ है कि एक नॉर्मल आदमी को 3 दफ़ा डॉक्टर्स मुआयना करने क्यों जाएंगे, और पहले ही उनका आंख का क्लॉट बन चुका है तो उसकी मुमकिन वजह भी जो है वो ब्लड प्रेशर का तेज़ होना हो सकता है। क्लॉट तभी बनता है। लेकिन अब इसमें ताज़ा खबर यह है कि ये बात जो है इमरान खान की फैमिली को भी कन्वे हो गई है कि उनको ये मुसद्दिका जरिए या ज़राए से उन तक ये हतमी तौर पर ये पहुंच चुका है कि इमरान खान इज गोइंग थ्रू दिस। और बाकायदा से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को भी, इमरान खान की फैमिली को भी कन्वे कर दिया गया है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने के हवाले से ये भी ज़हीम ग़ारी साहब ने खबर दी है कि खान ने ये पैगाम भी भेजा है, या किस तरीके से वो पैगाम पहुंचा होगा कि भाई मेरी सेहत के ऊपर कम से कम सियासत ना की जाए। इमरान खान की सेहत नाज़रीन डैमेज हो रही है, इमरान खान की सेहत डिटेरियोरेट कर रही है, और ज़ाहिर है इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट होते हुए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, पूरा नाज़रीन एक आप कह सकते हैं कि लश्कर है नाज़रीन, जो इमरान खान के नाम के ऊपर इलेक्शन जीत कर, इंतखाबात जीत कर आए हुए हैं। और आज खान की सेहत इस हद तक डैमेज हो चुकी है, ये किसी भी तरह का क्राइसिस नाज़रीन ये पैदा नहीं कर सके। सवाल ये नहीं है कि क्राइसिस सर के ऊपर जाकर आपने पैदा करना है, आपने बैकडोर नेगोशिएशंस के जरिए, आपने बैकडोर डिस्कशंस के जरिए, आपने टेबल टॉक के जरिए, आपने बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालना था। लेकिन नाज़रीन सारे टाई कोट पहनने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ना तो बैकडोर, ना तो फ्रंट डोर, ना तो सड़क, ना तो रोड, नाज़रीन कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का इमरान खान की सेहत के हवाले से क्राइसिस इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी आपको पैदा करते हुए नजर नहीं आ रही। ये बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। बल्कि फैसल फरीद साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि खुदा का खौफ करें। ट्वीट चलाएं जी, ये फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाएं। उन्होंने कहा कि यार कम से कम इमरान खान की सेहत के हवाले से तो सोचें। देखिए, ये बात नाज़रीन ज़हन में रखने की जरूरत है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का पॉलिटिशियन या साबिक वज़ीर आज़म नहीं है। इमरान खान की एक लेगेसी है, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन वर्ल्ड कप जीता, बड़ा खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान का। एक लेगेसी, एक ऐसी लेगेसी कि खान को आप शख्सियत को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सियासत से अलग भी कर दें, तो उसके अलावा भी कंट्रीब्यूशन है। शौकत खानम जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बनाया, और इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर नाज़रीन पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, अब यकीन माने इनकी फैमिलीज के लोग भी शौकत खानम से मुस्तफीद हो चुके हैं। लेकिन एक इग्नोरेंस नजर आ रही है नाज़रीन, एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स नजर आ रही है जो कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर हो रही है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर किस तरह का निज़ाम होगा, सिस्टम किस तरीके से चलेगा, बड़ी बेहतरीन किस्म के एनालिसिस किए हैं नजम सेठी साहब ने, बल्कि उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया है। सेठी साहब ये कह रहे हैं कि 2029 में पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, पाकिस्तान में 30 से 35 सूबे बनेंगे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स आइंदा वो इसी तरीके से चलेगी। सेठी साहब को सुन लें। प्रेडिक्शन ये है, ये 2 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको मेरी प्रेडिक्शन के लिए कि लोकल बॉडी कर लेंगे। जो असली प्रोग्राम है ज्यादा प्रोविंसेस का, वो 29 में निकलेगा। ओके, आफ्टर इलेक्शंस वो होगी कि अगली इलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे होगी, किस नारे पे होगी, किस बेसिस पे होगी। नारा या बेसिस एक ही बात है। मेरा ख्याल है वो जो बेसिस होगा वो होगा बहुत सी प्रोविंसेस, बहुत से 30-35 मेयर, चीफ मिनिस्टर जो भी कह लिया, और ऊपर एक प्रेसिडेंट, और डायरेक्ट इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट की कैंसिलेशन की कैबिनेट होगी। ये प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम फारग, पार्लियामेंट के अंदर से प्रेसिडेंट कुछ लोग लेगा, मगर उसकी फिर भी राइट होगी टू आउटसाइड पार्लियामेंट भी लोगों को लगाए हो, जैसे अमेरिकन सिस्टम है। ओके, अमेरिकन सिस्टम के मुशाबे सिस्टम होगा। सो दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और आगे देखना है आपने डेवलपमेंट जो होती है किस तरीके से ये पाइपलाइन जो है ऑफ माइस एंड मेन इसका क्या होगा। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने असल में खुद साथियों को बुलाया और खुद ये पैगाम भेजा कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लिहाजा वो कहते हैं कि 2 साथियों को खुद बुलाया गया था और ये पैगाम बाकायदे से शहबाज शरीफ साहब के साथ तय करके आए थे कि हमने कन्वे करना है, हमने देना है। ये भी सुन लें। कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं, कोई वो तो मैं कर दूंगा, तो आपको प्राइम मिनिस्टर कहना हाँ कर देना सर, कोई गल नहीं, नहीं और बताया इधर उधर खत्म। अब जाके मोहसिन साहब ने
ایک جگہ پہ کوئی دو جرنلسٹ وہ بلا لیا کسی کو, انہوں نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا, انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی جو کہ وہ وعدہ کر کے آئے تھے پرائم منسٹر کو کہ میں کر دوں گا, تو انہوں نے وضاحت کر دی, وہ بھی اب خبریں بن گئی ہیں کہ جی گورنمنٹ لاس کرے گی, یہ ہوگا. جی 5 سال پورے نظام بھی سسٹم بھی اور وزیر اور اعظم آپ کو پتہ میں یہی کب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ ناظرین پاکستان کی انگریزی اخبار کی فرنٹ پیج کی سٹوری ہے, اور یہ پاکستان کا جو ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے, مکہ اگریمنٹ, ون آف دا بریلینٹ ناظرین, دنیا کے تمام تر ممالک ناظرین جو کنٹمپریری ورلڈ یا جو ماڈرن جس طریقے سے ورلڈ آرڈر چل رہا ہے ناظرین, الائنسز بناتے ہیں, ریاستیں اپنی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں. لیکن یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے ناظرین شادیب خانزادہ صاحب نے چند ایک سوالات اٹھائے, اور یہ اٹھائے انہوں نے ڈیفنس منسٹر سے خواجہ آصف صاحب سے. اب خواجہ آصف صاحب ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ شک ہوگی شک نہیں ہوگی, خواجہ صاحب کے پاس ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. یہ پورا ایک دکھائیں سیکوینس کے خانزادہ صاحب کیا سوال کر رہے ہیں اور اس میں وزیر دفاع کیا جواب دے رہے ہیں, یہ سن لیں. صاحب پاکستان نے سفارتی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھایا ہے. پاکستان کے ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے بھی, ان دونوں کے درمیان میڈیٹ بھی کیا پاکستان نے. ایران نے سعودی عرب پر یا عرب ممالک پر حملے کیے تو صورت میں کیا ہوگا, جیسے 2025 مئی میں صورتحال تھی کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی, تو کیا ترکی اور سعودی عرب صرف لفظی بات کریں گے اگر آئندہ ایسا ہوتا ہے, یا ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ اگر عرب ممالک آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں تو پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ ان سب پر بات ہوئی ہے, اور کیا یہ عوام کے سامنے ساری تفصیلات رکھی جائیں گی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی عوام کو بالکل جو بھی اس کی شکایات ہیں اس معاہدے کی, وہ پبلک, میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پبلک پلیٹ فارم یا پبلک ارینا ہے اس میں لازمی طور پہ آئیں گی. لیکن آج ہی سائن ہوئے ہیں اور میں اس پہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کرتا مناسب نہیں لگتا. لیکن ڈیفینیٹلی ٹیررزم تو ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ایک راستہ کھل رہا ہے کہ باقی اسلامی ممالک بھی جو اختلافات رکھتے ہیں, ادروائز آپس میں اختلافات رکھتے ہیں, یا کسی نہ کسی ٹیررسٹ جو ہے گروپ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سوڈان میں جو ہو رہا ہے اس میں دونوں سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ مسلم ممالک ہی شامل ہے نا, اس میں جو ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو جو آپس میں جو بھی لڑائی ادھر ہو رہی ہے بڑی بدقسمتی سے مسلم ممالک ہی ہیں. تو اس قسم کی سچویشنز میں جو ہے نا, میں اس میں سب سے بڑی جو بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے ان تینوں ممالک نے مہیا کر دیا ہے امہ کو کہ آپ اس پہ اتحاد کریں اور متحد ہو جائیں, اور ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو چاہے کسی جیوگرافیکل تھریٹ ہے یا ٹیررسٹ تھریٹ ہے, وہ سب کے ساتھ جوائنٹلی جو ہے آپ جو ہے ڈیل کریں, سلیکٹیولی ڈیل نہ کریں. جو ہے کہ ہمارے لیے ایک ٹیررسٹ ہو اور وہ کسی اور کے لیے جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایسٹ ہو. یہ بات جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم میں تمام مسلم ممالک کو جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس چیز کو جو ہے میرا خیال ہے روکنے کے لیے, کنفرنٹ کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی شک جو ہے یا کوئی ڈیفائن کیا ہوگا کہ ممالک جو ہیں یہ تینوں ممالک جو ہے کیا طرح ریئیکٹ کریں گے, کیا سٹینڈ دیں گے. نجم سیٹھی صاحب ناظرین انالیسس دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی امریکہ کے ساتھ مل کر مزید ولنریبل ہوئی ہے, اور سعودی عربیہ اصل میں امریکن بیسز سعودی عربیہ سے ختم کروائے گا اور کسی بھی طور پر ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا. یہ بھی دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہ سعودی عربیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں, یہی ہے نا جی. تو اب سعودی عربیہ نے تو امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا خود ڈیفنس کریں گے, آپ مہربانی اس کا اگلا قدم یہی ہے کہ اپنے بیسز جو ہے نا ختم کریں, یہاں سے ختم کریں, اٹھائیں. ابراہیم ایکارڈ ہم نے نہیں کرنا, اپنے بیسز اٹھائیں یہاں سے. اور پھر جو بات چیت ہو رہی ہے کہ صوبے بنیں گے ناظرین پاکستان کے اندر 30 سے 35 صوبے بنیں گے. عیسیٰ نقوی صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے نون لیگ کی ایک شخصیت سے پوچھا کہ بھائی پاکستان کے اندر پروونسز بنیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا صفدر بھی ہے, فلانا بھی ہے, فلانا بھی ہے. یہ سن لیں. انڈرسٹینڈنگ کا یہ لیول ہے کہ میں نے صوبوں والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جب پوچھا نون لیگ کے ایک صاحب سے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جنید صفدر ہے, فلاں ہے. انہوں نے 5-6 لوگوں کے نام گنوائے, کچھ ایک آدھے کزنس کے نام گنوائے, کچھ فیملی کے لوگوں کے نام گنوائے. انہوں نے کہا ہاں اس صوبے میں وہ صوبے میں وہ. میں نے سوال یہ کیا کہ فارم 47 صوبے میں ملے گا. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس صوبے کا ڈومیسائل ہولڈر وہاں کا پیدائشی ہی یہ رکھے گا, تو آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ بات جو ہے وہ کہیں اور انہوں نے اڑا دی. لیکن دیکھیں اگر چھوٹے صوبے کے لیے ریفرینڈم ہوتا ہے نا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم بغیر فارم 47 بنائے, بغیر ٹھپے لگائے, اس ریفرینڈم کے فیور میں ووٹ آئے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ناظرین ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ ہری پور اور ایبٹ آباد کو اسلام آباد میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ بھی سنیں. میں خیبر پختونخوا کی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور بعض اضلاع کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شامل کرنے کی کسی بھی تجویز کو مسترد کرنے کے بارے میں قرارداد پیش کرتا ہوں. The motion before the House is that the resolution moved by honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Say yes. Have it. The resolution is passed unanimously.
पाकिस्तान टेलीविजन के लिए नाज़रीन पीटीवी को चलाने के लिए, पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन को चलाने के लिए नाज़रीन को लगभग 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। और जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि तकरीबन 20 अरब रुपए हमें दें ताकि हम पीटीवी को धक्का लगाकर किसी तरह से चलाएं। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं कि चले पीटीवी स्पोर्ट्स का तो कोई भी एक लंबे टाइम तक पीटीवी स्पोर्ट्स ने प्रॉफिट भी कमाया, रेवेन्यू भी कमाया, पीटीवी स्पोर्ट्स भी नाज़रीन बिल्कुल फारिग नजर आता है हमें। पीटीवी न्यूज या पाकिस्तान टेलीविजन के नाज़रीन बाकी और जो इदारे हैं या जो काम कर रहे हैं नाज़रीन, वो कर क्या रहे हैं, समझ से बाहर है। अलाउंसेस, तनख्वाहें, मुरादें, फिर नाज़रीन जितना नेपोटिज्म आपको वहां पर नजर आता है, दादा मौजूद है, पड़पोता, पोता, पता नहीं क्या क्या नाज़रीन मौजूद है। सरकारी टेलीविजन की नाज़रीन रोल क्या है पाकिस्तान के अंदर, क्या किरदार अदा कर रहा है, किस हद तक नाज़रीन ट्रस्टेबल है, किस हद तक उसकी व्यूअरशिप है। लेकिन इधर नाज़रीन जो पैसों के बारे में बातचीत हो रही है, 13 अरब 20 अरब, और फिर नाज़रीन ये खुलकर पैसा, यानी जिसे नवाजना होता है उसे सरकारी टेलीविजन में नाज़रीन नौकरी दी जाती है, फैसिलिटी, और जिसका भी अच्छा पाकिस्तान के अंदर कॉन्टेक्ट है या कोई कनेक्शन है किसी के साथ, या किसी के साथ लंगर गप है, दोस्ती यारी है, अगर वो कुछ करे ना करे नाज़रीन पीटीवी के अंदर जगह बना सकता है। और मैं तो ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं, दोस्तों को जानता हूं नाज़रीन, जो जिनकी यकीन माने 1% काबिलियत नहीं है। 1% जो अगर उन्हें वाकईतन किसी प्राइवेट इदारे के अंदर रखें तो शायद वो उन्हें किचन हेल्प के लिए भी ना रखें। तो बदकिस्मती है हमारे सरकारी इदारों के अंदर नाज़रीन ऐसे लोगों को जगह दी गई, सिर्फ उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, सिर्फ उन्हें नाज़रीन एक मौका प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर। और ये बड़ी एक अजीब गरीब किस्म की चीज है। एक और नाज़रीन वीडियो है जो सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है। ये वीडियो है आरएसएस के सरबराह जनाब मोहन भगवत की। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सुन रहे हैं। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? भारत सॉल्यूशन, भारतीय सॉल्यूशन इज नॉट conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot save us. यही बातचीत नाज़रीन उन्हें जाकर मोदी को समझानी पड़ेगी। मोदी को बिठाएं, कोई थोड़ा सा उसे कहेंगे थोड़ा सा साइड पे कोई बात को समझ, चूंकि इससे पहले आपको याद होगा बड़ी घटिया स्टेटमेंट दी थी नरेंद्र मोदी ने। उसने कहा था कि भाई पाकिस्तानी अवाम को कहा था कि रोटी खा लो नहीं तो गोली तो है ही। तो इस जैसे नाज़रीन बहरूपिये को, मोदी जैसे नाज़रीन घटिया किरदार को, उस जैसी घटिया शख्सियत के होते हुए, और फिर आरएसएस जैसी नाज़रीन एक हिंदुत्वा और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के होते हुए ये चीजें कैसे आगे बढ़ सकती हैं कि वाकईतन सारे पाकिस्तानी ना तो इंडिया से नफरत करते हैं ना इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। पाकिस्तानी तो नाज़रीन मुझे नहीं लग रहा कि वो नफरत करते हैं, खास किस्म के एक सेंटिमेंट को लेकर जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तानी किसी से भी नफरत नहीं करते। तो इस चीज को नाज़रीन फिक्स करने के लिए वाकईतन संजीदा इक़दामात की जरूरत है, तभी जाकर ये चीजें ब्रिज हो सकती हैं। और साउथ एशिया के अंदर या दुनिया में अगर इसे एशियन सदी भी कहा जा रहा है तो वो तभी होगा जब नाज़रीन इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।